Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 1 जिसका नाम है On Equality. It is the first chapter from the class 7 social science book. तो जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्लास 7 के हैं, वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों. इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा. इट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक. तो बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो बच्चों. ओके, सो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी. इट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक. तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वाज वायोलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील. तो डिग्निटी कहने का मतलब गरिमा, सम्मान. ठीक है, तो कोई ऐसा घटना अपनी जिंदगी का याद है जिसमें तुम्हारे गरिमा को या तुम्हारे सम्मान को ठोस पहुंचा हो, चोट पहुंचा हो, और उस समय तुमको कैसा फील हुआ. तो चैप्टर का नाम है बच्चों ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब हो गया समानता, बराबर का अधिकार. तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, एक ने 3 पिक्चर दिए हुए हैं. तीनों पिक्चर एक फिल्म से लिया हुआ है जिसका नाम है दीवार. तो इसमें दीवार में जो बच्चा रहता है ये जूता पॉलिश करने का काम करता है, और इसमें कुछ लोग जो है वो पैसा फेंक करके इसको देते हैं. तो वो पैसा गिर जाता है तो ये उठाता नहीं उसको, क्योंकि उसको लगता है कि वो भिखारियों का काम है. ये नहीं जाना था कि मेहनत मजदूरी कर रहा था. ज्यादा कस्टमर होते तब शायद ये हर एक कस्टमर से हाथ में ही नहीं लेते रहता, तब इसी को नुकसान हो जाता. काइंड ऑफ फूल भी है. तो छोड़िए इन सब चीजों को, अब इक्वालिटी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इनइक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का कहने का मतलब प्रजातंत्र. ठीक है, तो अपने भारत देश के प्रजातंत्र में जो इक्वालिटी है, जो समानता है, तो वो किस तरीके से बरकरार होती है. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा भारत देश का जो संविधान है, ठीक है, जो रूल बुक फॉर द नेशन है, नियमों का किताब है, तो उसको जैसे जैसे वेद हुआ करते थे, पुराण हुआ करते थे, उस तरीके से इंसानों के द्वारा बनाया गया जो बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो है हर इंसान को समान माना गया है, सबको बराबर माना गया है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. ओके, तो इक्वल कहने का मतलब कि दिस मीन्स, इसका मतलब हो गया कि हर वो शख्स, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल, हर वो शख्स, चाहे वो किसी भी जो देश में रह रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का बैकग्राउंड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी आदिवासी कबीले से समुदाय का हो, एजुकेशनल, किसी भी कुछ भी पढ़ा लिखा हो वो, या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, मतलब गरीब हो, अमीर हो, एवरेज गरीब हो, सबसे अमीर हो, सबको बराबर माना जाएगा. तो ये नियम जो है हमारे संविधान में इसको मेंशन किया जाता है. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज्ड टू एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता जो है वो अभी भी बरकरार है. इट सीज टू एग्जिस्ट, ये अभी भी बरकरार है. असमानता जो है वो खत्म नहीं हो रही है. इट डजंट. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. लेकिन भारत प्रजातंत्र जैसा देश है, जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो भारत देश के जैसे प्रजातांत्रिक देश में जो इक्वालिटी है, यानी समानता का जो अधिकार है, वो सारे लोगों के बीच में पहचान है. सब जानते हैं कि हाँ, सबका समान अधिकार है. While earlier no law existed to protect people from discrimination, पहले के समय में जैसे कोई भी नियम कानून नहीं थे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से बचाने के लिए उनको, एंड इल ट्रीटमेंट और बुरे व्यवहारों से भी बचाने के लिए, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. तो वहीं अब के समय में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो ये दर्शाता है कि लोगों को एक समान व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ बर्ताव भी एक समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जात के हों, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे किसी भी तरीके का क्यों ना हो, सबको समान मेल हो, फीमेल हो, बड़े हो, बच्चे हो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सबको इक्वली कंसिडर करना है. फर्दर, this recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution. This recognition of equality यानी जो समानता का जो पहचान दिया गया है, जो रिकॉग्निशन किया गया है इक्वालिटी का, तो ये जो इसमें कुछ प्रावधान दिए हुए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में. अब प्रावधान कहने का मतलब बच्चों, जैसे स्कूल में रूल फॉलो करने होते हैं, तो इसलिए उसी तरीके से कंट्री का भी रूल फॉलो करना होता है. तो वो कंट्री का एक बड़ा रूल है, बड़ा रूल के अंदर छोटा रूल है, उस छोटे रूल के अंदर भी छोटे रूल है. तो उस तरीके के जो रूल्स बनते चले जाते हैं, वो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको इस तरीके से लिखा गया है. फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. सबसे पहला रूल तो यही है कि हर इंसान कानून के नजर में बराबर है.
कि हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, वो भी कानून के नजर में बराबर है। What this means is that every person, from the president of the country to कांटा a domestic worker, has to obey the same laws। और इसका यह मतलब हो गया कि चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या फिर एक आम मजदूर ही क्यों ना हो जो देश में कहीं पे काम कर रहा है, देश के किसी कोने में, तो सबको एक ही नियम फॉलो करना होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। ठीक है, तो पहला ये कि सबको समान कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर मजदूर हो। दूसरा कि किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनके कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, एज, उम्र के बेसिस पे, रेस, किस किस रंग के हैं, काले हैं, गोरे हैं, सावले हैं, इस तरीके के किसी भी रंग के, कहाँ जन्म लिया है, हिंदी भाषा क्षेत्र में, कन्नड़ भाषा क्षेत्र में, मलयालम भाषा क्षेत्र में, कहाँ जन्म लिया है उसके हिसाब से भी, वेदर दे आर फीमेल और मेल, या फिर वो मेल है या फिर फीमेल है, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी भी बेसिस पे। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। तो हर इंसान जो है उसको सुविधा रहेगी, एक्सेस रहेगा हर पब्लिक प्लेस का, वैसी जगहों पे जहां पे लोग जुटते हैं, जैसे वो खेल का मैदान हो गया, होटल हो गया, दुकानें हो गई या फिर बाजार हो गया। नहीं तो हर हर इंसान जो है ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुटते हैं उन सब जगहों पे जा सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बेदिंग घाट्स। देखिए जितने भी इंसान हैं वो सब पब्लिक के लिए जो अवेलेबल कुआं है, सड़क है या फिर नहाने का अगर जगह है तो उन सब का इस्तेमाल कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। ये छुआछूत की भावना पहले के समय में हुआ करता था कि ऊंची जात के नीचे जात को नहीं भी छूते थे, लेकिन ये जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन बढ़ा, साक्षरता का लिटरेसी रेट बढ़ते गया, तो लोगों ने इन सब चीज को भी एबोलिश करते चले गए। तो अनटचेबिलिटी जो है इसको भी एबोलिश कर दिया गया है। ओके बच्चों, तो ये हम लोग इक्वालिटी, समानता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इमेज की मदद से ये बताया गया है यहाँ पे कि कैसे एक बच्चे को समान रूप से नहीं रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। और हियर इज अ डिस्क्रिप्टिव दर्शनीय रिप्रेजेंटेटिव इमेज है पार्लियामेंट हाउस का, न्यू पार्लियामेंट हाउस जिसका सेंट्रल विस्टारा नाम है। फर्दर, the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government program or schemes to help disadvantaged communities। ये तो वो दो उपाय जिनकी मदद से सरकारें जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इक्वालिटी जो है वो सब तक पहुंच सके, गारंटीज के साथ पहुंच सके। तो उसके लिए जो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो पहला नियम कानून के द्वारा, फर्स्ट थ्रू लॉस, और दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम, सरकार के द्वारा कार्यक्रम या फिर स्कीम, योजनाएं जो लाई जाती हैं, वो भी ऐसे डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज, जो ऐसे असहाय समुदाय हैं जिन तक स्कीम्स नहीं पहुंचते हैं, तो उन सब तक भी ये स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं या फिर लॉज की जानकारी नहीं है, तो ये सब उन तक भी पहुंच सके। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally। भारत देश में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिससे ये पता चलता है कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो भारत देश में है ऐसे बहुत सारे नियम। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। ये तो इन नियम कानून के अलावा भी भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं ताकि उन असहाय समुदायों तक पहुंच सके जिनको सदियों से बराबर समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था, बराबर नहीं कंसिडर किया जाता था। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। ठीक है, तो ये योजनाएं जो हैं एक बेहतर और सुनहरा मौका देने का कोशिश करती है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले कोई भी सुविधा नहीं रहा करती थी। Alright, here is written about the image. The parliament is the cornerstone of our democracy and we are represented in it through our elected representatives। ये जो इमेज बना हुआ है बच्चों, ये पार्लियामेंट का है। इसी में हम लोग के द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो लोग बैठते हैं और नियम को डिस्कस करते हैं, और ये लोग नियम जो बनाते हैं, लॉज बनाते हैं या फिर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं, तो ये लोगों तक पहुंचाते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड या फिर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हो गया, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। फर्दर, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। ये तो भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा एक स्टेप है, एक कदम है जो इस ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया गया है, तो वह है मिड डे मील स्कीम। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है, इसके अंतर्गत क्या है कि भारत देश में सरकारी स्कूलों तक वैसे बच्चे जो बच्चों गरीब हैं तो उन तक भी खाना
तो उन तक भी खाना पहुंच सके, बढ़िया क्वालिटी का खाना पहुंच सके स्कूल में ही। ओके, दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। सरकारी जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं उनमें ये खाना तक का सुविधा जो है बच्चों तक पहुंच सके। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु भारत देश में ये पहला राज्य था जिसने ये मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया था इन 2001 2001 ईयर में। The Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. तो 2001 में तमिलनाडु में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के सारे राज्यों को ये आदेश दिया कि वो 6 महीने के अंदर में सारा राज्य, जितने भी राज्य हैं अपने भारत देश में, वो भी मिड डे मील स्कीम को लागू करें। दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, और इस प्रोग्राम के जो है बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिले। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. और तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट जो दिखा कि बहुत ही ज्यादा तादाद में जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, अब उनको लोग भी स्कूलों में नाम लिखवाने लग गए और वो लोग भी स्कूल पहुंचने लगे, अटेंडिंग, तो वो लोग भी क्लास करने लग गए। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। तो पहले के केस में जो टीचर हुआ करते थे, जो शिक्षक हुआ करते थे, वो लोग कहते थे कि बच्चे घर तो चल जाते थे खाना खाने के लिए दोपहर के समय में, लेकिन वो लोग फिर स्कूल नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इंप्रूव्ड। लेकिन अब जब मिड डे मील स्कूल में ही मिलने लग गया है बच्चों को, तो उनका अटेंडेंस भी इंप्रूव हुआ है और वो लोग घर भी नहीं जा रहे हैं और वो लोग पढ़ाई में मन भी लगा पाते हैं। ओके बच्चों, तो ये सेकंड गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जीरो हंगर। ये जीरो हंगर की कोई भी भूखा ना रहे, तो कोई भी भूखा ना रहे। इट हैज बीन, ये एक गोल है, अब हर राज्य का होता है, तो ये भारत देश का भी एक गोल है। फर्दर, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। तो वो उन बच्चों की माएं जो बच्चे पहले के समय में 2001 से पहले में जो घर जाकर के लंच किया करते थे, तो उन माओं को भी या परिवार के सदस्य को भी अपना काम छोड़ करके बच्चों को भोजन खिलाने में लग जाना पड़ता था। तो अब के समय में वो लोग भी निश्चिंत हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी भोजन का टेंशन नहीं है कि बच्चों को खाना नहीं मिला होगा, बच्चे भी आराम से स्कूल में खा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेजेस और पुअर कम्युनिटीज के बच्चों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पुअर कम्युनिटीज के, अगर आप अच्छे कम्युनिटी के भी हैं या फिर रिच भी हैं, तो अब भी आप सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं बच्चों, वो नहीं जाते हैं, इट इज अप टू यू। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। तो ये प्रोग्राम जो है मिड डे मील, इसके शुरू होने के बाद जो है जाति प्रथा को लेकर के जो भी पुरानी बातें रहा करती थी, जो भी कुप्रथाएं रहा करती थी या जो भी अंधविश्वास रहा करता था, तो ये मिड डे मील स्कीम ने इस जाति प्रथा के भेदभाव को भी मिटाया है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, सब साथ में मिलकर के भोजन किया करते थे। ऑल दे लाइक टू ईट टुगेदर इन दिस मील। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और ऐसे जगहों पे खास करके कुछ जगहों पे दलित वुमेन्स, ठीक है, एज अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज कम्युनिटी की जो लेडीज हैं, तो उनको काम दिया गया है खाना बनाने का। The midday meal program also helped reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. और तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इसकी मदद से उन गरीब बच्चों को भी मदद मिली है जो स्कूल तो आया करते थे, लेकिन भूखे पेट होने की वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे। तो अब उनको भूखा रहना नहीं पड़ रहा है, तो उन लोग भी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा पा रहे हैं। So here you can see in the image children being served their midday meal at a government school in Uttarakhand. तो यहाँ देख सकते हो बच्चों तुम लोग कि बच्चों को खाना परोसा जा रहा है मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये उत्तराखंड का एक इमेज है। Further, while government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. और तो सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ये समानता का अधिकार, इक्वालिटी का जो मौका है वो सब तक पहुंचाए, इसके बावजूद भी बहुत सारे कदम जो है वे भी उठाने हैं। देयर स्टिल नीड्स टू बी डन, बहुत सारे ऐसे कदम जो है उठाने हैं। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, मिड डे मील प्रोग्राम ने जो भी अटेंडेंस सुधारा है जो जिन बच्चों का, और बच्चों का एनरोलमेंट भी बढ़ाया है स्कूलों में, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. तो ये मिड डे मील प्रोग्राम होने के बावजूद भी बहुत बड़ा अंतर है अभी भी अमीरों के स्कूलों में और फिर गरीबों के स्कूलों में।
वो वही कहा जा रहा है यहाँ पे बच्चों, ये ध्यान देना है यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे कि हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट, लोगों बच्चों का जो यहाँ पे नाम लिखाना स्कूल में ज्यादा हुआ है। एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, तो ये भी अटेंडेंस भी गरीब बच्चों का जो पहले खाने की वजह से भी या किसी भी कारण से स्कूल नहीं आ पाया करते थे, तो उन लोगों का भी अटेंडेंस इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी अभी बहुत बड़ा अंतर है अपने देश में अमीर के स्कूल में और गरीब के स्कूल में। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. आज के समय में भी अभी भी बहुत अपने देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे दलित बच्चों को उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है, उनको असमान नजरों से देखा भी जाता है। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. इन बच्चों को ऐसे सिचुएशन में रखा भी जाता है या फिर डाल दिया जाता है ताकि उनका डिग्निटी, सम्मान को जो इज्जत न मिल सके। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो है अपने आप को समान इक्वल कंसीडर करने से भी मना करने लग जाते हैं, और जबकि ये कानून की जरूरत है, तो कानून की जरूरत है। ओके, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या है। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम? क्या इस प्रोग्राम के 3 बेनिफिट और बता सकते हो? हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प इंप्रूव ग्रेटर इक्वालिटी? और इस प्रोग्राम की मदद से जो है ग्रेटर इक्वालिटी, जो समानता है, वो कैसे ला सकता है? तो बच्चों क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो डिस्कस किया गया है कि बच्चों को जो है कभी कभार असमान या फिर असमान नजरों से देखा जाता है या फिर वैसे सिचुएशन को डाल दिया जाता है ताकि उनके सम्मान को चोट पहुंचे। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. और सबसे पहला कारण जो है, सबसे मुख्य कारण जो है इन सब चीजों का, यह है कि एटीट्यूड, जो बर्ताव होता है, वो बहुत धीरे धीरे बदलता है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, लोग ये जानते हैं कि जो भेदभाव करना वो कानून के खिलाफ है, it is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste. इसके बावजूद भी लोग जो है दूसरे लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन धर्म के बेसिस पे, डिसेबिलिटी अपंगता होने पे, अपाहिज होने के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस अमीरी गरीबी के बेसिस पे, एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो औरतें भी हैं, ठीक है, तो औरतों के भी डिग्निटी को भी चोट पहुंचाते हैं। तो इन सब के लिए भी कानून है, लॉज है, तो ये सब का भी हम लोग जानेंगे अब यहाँ पे। It is only when people begin to believe that no one is inferior, ये तभी साबित हो सकता है कि लोगों को जब ये मानने लग जाए कोई भी कम नहीं है, ठीक है, inferior कहने मतलब कि कम नहीं है, no one is inferior, and that every person deserves to be treated with dignity, और सारे लोगों को सम्मान के साथ व्यवहार होना चाहिए। That present attitudes can change, तो ये सब चीजें जो है, ये कोई भी कम नहीं है और सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी जो ये अभी का जो एटीट्यूड है, प्रेजेंट एटीट्यूड है, तभी इस एटीट्यूड में बदलाव आ पाएगा। ओके, ये एटीट्यूड में बदलाव लाने की जरूरत क्यों है? ताकि इनइक्वालिटी को एबोलिश किया जा सके। Establishing equality in democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. तो एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी को स्थापना करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक कंटिन्यूअस, निरंतर, ठीक है, एक बिना रुकने वाला, बिना रुके वाला संघर्ष है। इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज, जिसमें या तो एक को या फिर बहुत सारे समुदाय को जो है भारत देश में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे किताब में जानेंगे। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया, तो बच्चों एक एक्टिविटी वाला काम है कि तुम लोग अपने एरिया में किसी एक गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में पता करना। व्हाट दिस स्कीम डू, उस स्कीम का काम क्या है, एंड होम इज दिस स्कीम सेटअप टू बेनिफिट, और उस स्कीम की मदद से किसको बेनिफिट पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। फर्दर, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब अदर डेमोक्रेसीज कहने का मतलब कि अपना भारत देश के बारे में तो हम लोगों ने जाना कि जैसे मिड डे मील प्रोग्राम जैसा, इसमें जो पुअर बच्चे होते थे, जो दलित बच्चे होते थे, उन लोगों को मौका मिला सबके साथ बैठ करके खाने का, सबके साथ मिलजुल करके रहने का। बड़ों को भी ये सीख मिला कि सबके साथ इक्वालिटी के साथ भी बर्ताव करना चाहिए, और दलित महिलाओं को भी इसमें हायर किया गया ताकि वो खाना बना सके बच्चों के लिए। तो ये मिड डे मील की मदद से हम लोगों ने जाना इक्वालिटी के बारे में जरा सा जानकारी। नाउ इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे डेमोक्रेसीज, दूसरा प्रजातांत्रिक देश जो समय, उन सब जगह पे कैसे हो रहा है। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि इंडिया जो है वो एक इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री है इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट।
ठीक है, तो अभी तक सबको यही लगता होगा कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे इनइक्वालिटी है, या फिर इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है वो अभी भी रुक नहीं रहा है, अभी वो लगातार बढ़ते जा रहा है, स्ट्रगल जो है वो भी बढ़ ही रहा है, मतलब कि इनइक्वालिटी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ भारत देश के साथ नहीं है, जानेंगे हम लोग आगे यहाँ पे। द ट्रूथ इज दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक देश हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं। द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, ठीक है, तो इक्वालिटी का जो मुद्दा है, इश्यूज का नहीं मतलब मुद्दा है, तो इक्वालिटी यानी समानता का जो मुद्दा है वो लोगों के बीच में अभी भी बरकरार है, और जो अलग अलग कम्युनिटीज के होते हैं तो उनके बीच में अभी भी ये संघर्ष का मुद्दा बना हुआ है। So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from अफ्रीका, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने अपने देश के बारे में जाना, यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, फिर इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, फिर बीइंग वुमेन, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो अमेरिका का एक एग्जांपल लेकर बताया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे अमेरिका में एक कम्युनिटी था अफ्रीकन अमेरिकन, तो अफ्रीकन अमेरिकन वो थे जिनको, खास करके उनको जो जिनको अफ्रीका से लेके आया गया था गुलाम बना करके, हु वो ब्रॉट ओवर फ्रॉम फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से उन लोगों को लाया गया था अमेरिका में गुलाम बनाने के उद्देश्य से। तो वो कम्युनिटी के जो लोग हैं कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, तो वो कम्युनिटी के जो लोग हैं काले रंग के होते हैं अधिकतर, तो इसलिए वो लोग अभी भी जो है अभी भी अपने आप को असमानता का शिकार पाए जाते हैं। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans। तो इसकी वजह से ये सच्चाई है कि 1950 में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे तो उन्होंने अपने इक्वल समान अधिकार के लिए, ठीक है, इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने आंदोलन किया, मूवमेंट यानी आंदोलन किया। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, इसके अलावा जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन लोगों को बहुत ही अनइक्वली ट्रीट किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। यूनाइटेड स्टेट्स में अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और लॉ के नजर में भी उनको डिनाई कर दिया जाता था कई बार। फॉर एग्जाम्पल when traveling by bus they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक बताया हुआ है कि अगर वो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो या तो काले लोगों को, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के लोगों को, तो वो अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो या तो उनको बस में पीछे बैठना होता था, या फिर अगर किसी व्हाइट पर्सन को, किसी गोरे आदमी को अगर बैठना होता था तो उस काले आदमी को अपना सीट छोड़ देना पड़ता था। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों को, और अभी भी उन लोगों को ये सब कभी कभार फेस करना पड़ जाता है। एक नाम दिया यहाँ पे रोजा पार्क्स 1913 to 2005 वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, तो ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955। ये तो अपने दिन भर के थके हुए काम से वो थकी हुई थी और वो जब सीट पे बैठी हुई थी तो उसने सीट देने से मना कर दिया था एक व्हाइट पर्सन को, और ये घटना थी 1 दिसंबर 1995 की, 1 दिसंबर 1955 थी, रोजा पार्क। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal wage। तो उस दिन जो उन्होंने सीट देने से मना किया तो इसकी वजह से लोगों की जोश को उसने भड़काया, ठीक है, ह्यूज एजिटेशन, जो अंदर की जो ज्वाला थी काले लोगों का गोरे लोगों के प्रति कि हर चीज में भेदभाव का सामना करना पड़ना, तो ये सब चीजों का जो एजिटेशन था, तो ये अनइक्वल वेज में अफ्रीकन अमेरिकन were treated and which came to be known as the civil rights movement। और बाद में चलकर के ये एक आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है, रोजा पार्क्स के द्वारा जो ये आवाज उठाया गया कि वो अपना सीट नहीं देंगी जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बर्ताव किया जाता है, तो बाद में चलकर के ये एक क्या कहूंगा तो एक पूरा बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। ये उस दिन का बस छोटा सा घटना एक बहुत बड़ा आंदोलन का ले लिया जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। 1964 के अंडर एक सिविल राइट एक्ट है समान नागरिक अधिकार के लिए कि आदमी, इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जाति का हो, या फिर किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, लेकिन अब भेदभाव नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई टेररिस्ट आ जाए किसी भी राष्ट्र का और यहाँ पे आकर के तबाही मचाने लग जाए, नहीं, he has to be a civilized person। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend
सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम। तो ये जो सिविल राइट मूवमेंट जो था, जिसके बाद सिविल राइट्स एक्ट बना 1964 में, तो इसमें ये भी मेंशन किया गया कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं, उनके लिए वो उन लोगों को सिर्फ जो खास तरीके का स्कूल बनाया गया है, सिर्फ उसी में जाना जरूरी नहीं है। ओके, तो दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेट अप फॉर देम। जो उनके लिए खास बनाया गया था, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के जो बच्चे थे, उस समुदाय के जो बच्चे थे, उनके लिए जो खास स्कूल बनाया गया था, तो सिर्फ उसी स्कूल को अटेंड करना जरूरी नहीं था उनके लिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। इन्होंने अपने भारत देश का संविधान को ड्राफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मतलब समझिए कि सर 100% में से 90% का आइडिया इनका था, या फिर इन्होंने उसको कंपाइल किया था, बाकी लोगों ने बस साथ दिया होगा इस तरीके से। इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, तो अपने आत्मसम्मान को मार करके रहना एक बहुत ही घटिया बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। आत्मसम्मान जो है, तो ये समझ लो, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो दोनों में अंतर, बहुत ही माइन्यूट लाइन का अंतर है, बहुत ही माइन्यूट लाइन का अंतर बच्चों। तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जीवन में। विदाउट इट मैन इज अ साइफर। बिना इसके आदमी इंसान कुछ नहीं है। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रेस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। ठीक है, तो और अच्छे तरीके से जीने के लिए इंसानों को अपने परेशानियों से उभर के आना पड़ेगा। तो ये सब बातें कही गई हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और अधिकतर बातें अंग्रेजी में कही गई है। वो दलित समुदाय के आते थे, और उस समय में वो दलित समुदाय के, वो अमीर तबका के दलित समुदाय से आते थे, जिनके पास हर संसाधन मौजूद थे। और तो उन्होंने बस राइटिंग का वर्क किया था। जमीन से कितने जुड़े थे आई डोंट नो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया था, बहुत अच्छे अच्छे भारी भारी अंग्रेजी के शब्दों में। इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन ड्राइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। जो तो ये बहुत ही एक ना रुकने वाला संघर्ष है, अपने अंदर की ताकत को, कॉन्फिडेंस को और रिकॉग्निशन, पहचान को बरकरार रखना। मैन इज मोर्टल। इंसान जो है वो नश्वर है। एवरीवन हैज टू डाई समडे और द अदर। किस हर इंसान को मरना है कभी ना कभी। But one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one human life। ये तो एक को अपना जीवन इसमें भी समर्पित कर देना चाहिए कि अपना जीवन सही रखे, या फिर दूसरे के जीवन को भी बढ़िया बनाने का कोशिश करें। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect। तो अपने आत्मसम्मान को मार करके जीने से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कह पा रहे हैं इसलिए शायद क्योंकि इनके पास कभी साधनों की कमी नहीं हुई। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अगर वो होते एवरेज मिड डे परिवार में, या फिर उनसे भी बिरसा मुंडा जैसे परिवार में अगर जन्म लिए हुए होते, तो शायद इनको भी और कुछ ज्यादा बढ़िया से संविधान लिख पाते कि बदलते तकनीक, बदलते जमाने के अनुसार में भी उसमें कैसे बदलाव किया जा सके। फर्दर, however, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। तो इन सब के बावजूद भी, जो सिविल राइट्स एक्ट आया था 1964 में, तो इसके बावजूद भी अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो बहुत ही गरीब थे अभी भी देश में। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to white students। तो बहुत अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के जो बच्चे थे, वो जो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल ही जा पाते थे, जहाँ पे फैसिलिटीज कम रहा करती थी, और टीचर भी उतने क्वालिफाइड ना, उस तरह के क्वालिफाइड नहीं रहा करते थे, compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। तो वही अमीर समुदाय के जो बच्चे हुआ करते थे, व्हाइट कम्युनिटी में भी अमीर समुदाय के जो बच्चे हुआ करते थे, वो लोग ये तो प्राइवेट स्कूल में जाया करते थे, या फिर उनके एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गवर्नमेंट स्कूल था, जो प्राइवेट स्कूल की टक्कर देने लायक था। लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के जो थे, उन तक ये सब सुविधा, बेसिक नेसेसिटी सुधर नहीं पाया था। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चैलेंज, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी देश को पूरी तरह से प्रजातांत्रिक नहीं बताया जा सकता है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो कोई ना कोई एक इंसान या कोई ना कोई ऐसा समुदाय होगा देश में जो कि डेमोक्रेसी के आइडिया को और एक्सपेंड करने का सोचेगा, एंड इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट। तो इसी बेसिस पे जैसे बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो ये क्या थे, ये भी अच्छे खासे परिवार से आते थे, तो इनका बहुत अच्छा खासा था, अंग्रेजों से अंग्रेजी भी पढ़ाई की, तो फॉरेन ब्रिटिशर्स से भी इनका बातचीत होता था, अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी गए थे ये। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि देयर इज ऑलवेज कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स। तो जैसे बी आर अम्बेडकर एक इंडिविजुअल्स है जो कि डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करते रहना चाहते थे।
एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। तो जो नया पहचान बन सके और महान पहचान बन सके और नए मुद्दों को भी समाधान किया जा सके, तो इन सब चीजों पे भी ध्यान रखते हुए डेमोक्रेसी का बढ़ाना था। Central to this is the struggle for recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. सेंट्रल टू दिस यानी कि जो चैलेंज, मेन चैलेंज था डेमोक्रेसी को लेकर के कि सारे लोगों के बीच में जो संघर्ष है पहचान का, समानता का, वो बना भी रहे। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स। इस किताब में हम लोग जानेंगे कि इक्वालिटी का जो इश्यू है कैसे असर करता है हमारे जीवन में और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में। As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. तो जैसे जैसे ये चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों तुम लोग, और जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब भी जानने को मिलेगा कि क्या जो जिस गरिमा का, जिस सम्मान का बात किया जा रहा है यहाँ पे, इक्वालिटी के लिए बात किया जा रहा है, क्या वो बरकरार है कि नहीं बरकरार है। Okay, let me read this for you. Excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. अपने भारत संविधान का, अपने भारत देश का जो संविधान है, तो उसमें एक आर्टिकल 15 है, तो उसमें से एक छोटा सा छंद लिया गया है, ओके, एक पार्ट लिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये किस किस आधार पे जो है वो असम भेदभाव नहीं किया सकता है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only on race, religion, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, किसी भी आधार पे स्टेट यानी राज्य जो है वो किसी भी आधार पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। सेकंड, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। ठीक है, किसी भी इंसान को कुछ चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है या उसको अपंग नहीं बनाया सकता, मतलब कि निष्क्रिय नहीं किया सकता है और जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वो जो सुविधा रहे दुकानों तक, रेस्टोरेंट्स तक, होटल्स तक, सब जगह तक पहुंच बनी रहे, तो इसके लिए वो जो अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो भी उन तक पहुंच सके। लास्ट, द यूज ऑफ वेल्स, लास्ट द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड फेजेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होलली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये लोगों के इस्तेमाल के लिए जो पब्लिक के द्वारा पब्लिक यूज के लिए जो बनाए गए हैं, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेडली सबके लिए ओपन रहे। एक्सरसाइजेस। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन ऑन इक्वालिटी। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो था चैप्टर 1 था ऑन इक्वालिटी। इट वाज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक। और बच्चों, अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ऑल दी सर्विसेज आर पेड, बट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो बच्चों। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।